नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम विथ मी में। हम लोग जीएस का पर डे एक प्रैक्टिस सेट करते हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखते हैं। उन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी प्राप्त कराता हूं। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस के लोगों को 10% का आरक्षण कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? बताइए भाई। आप लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन सन 103वां, कौन सा 103वां संविधान संशोधन कहता है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 103वां। 101वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो उसमें जीएसटी की बात कही गई है। किसकी बात की गई है? जीएसटी की बात की गई है। यहां तक पॉइंट क्लियर है, सारी बात समझ में आ गई। और संविधान संशोधन की पर्टिकुलर मैं एक वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, गैब्रो किस प्रकार की चट्टानें हैं? बताइए, किस प्रकार की चट्टानें हैं? क्या होगा इसका उत्तर? ये प्रश्न जो हैं बहुत ही मॉडरेट लेवल के और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सर इसका उत्तर होगा आग्नेय प्रकार की चट्टानें। कौन सी? आग्नेय शैल या चट्टानें। क्लियर है? कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं? आग्नेय होती है, कायांतरित होती है, परतदार होती है ना? तो आग्नेय इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? बताइए भाई, बताइए क्या है इसका उत्तर? तो सर इसका उत्तर हो जाएगा आपका रुचिरा कंबोज। क्या उत्तर हो जाएगा? रुचिरा कंबोज। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज इस टाइम पर नियुक्त की हुई हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए भाई, चलिए जल्दी बता डालिए इसके बारे में। दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं वह महाद्वीप जो दुनिया में सबसे छोटा महाद्वीप के रूप से जाना जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। सर मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। समझ गए? तो इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगर मैं बात करूं तो कुछ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मान लेते हैं कि कुछ ऐसे बना हुआ है। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपकी, वो आपकी स्थित है कुछ यहाँ पर। कहाँ पर स्थित है सर? इस स्थान पर ऐसे बनी हुई है। तो ये जो रेंज है सर, इसी पे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका जो शहर बसे हुए हैं ना, वो आपके यहीं पर बसे हुए हैं। कहाँ पर बसे हुए हैं? यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर घनी आबादी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये बात समझ रहे हो? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में घनी आबादी पाई जाती है। अब एक पॉइंट और समझने वाली बात है, मैं जो कि बताने वाला हूं आपको, समझना। यहाँ पर महान प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ये मूंगे द्वारा बनी हुई होती है, समझ रहे हो? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है? आपका यहाँ पर स्थित है। अच्छा, जो सबसे अधिक, एक बात बताइए, अब ये है आपका समुद्र। क्या है आपका? ये आपका है समुद्र। ये आपका समुद्र है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब एक बात बताओ, बात समझना। अब समुद्र है तो यहां से जैसे हवाएं इधर की ओर चलेंगी, बात समझना, ऑस्ट्रेलिया की ओर इधर की ओर हवाएं आएंगी, तो
पानी भी अपने साथ लेकर के आएंगे कि नहीं लेकर के आएंगे? आप बोलेंगे हाँ सर लेकर के आएंगी। तो इस स्थान पर ना बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पानी आता है, बादल यहाँ पर आते हैं और इस रेंज से टकरा जाते हैं। जब इस रेंज से टकरा जाएंगे तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ बरसेगा? इसी एरिया में बरसेगा। बात समझ रहे हो? यहीं पर ही पानी पूरा बरसेगा। पूरा इस एरिया में क्या होगा? आपका पानी बरसेगा। ये पॉइंट क्लियर? यहाँ पर कहते हैं सबसे ज्यादा पानी होता है और इस साइड पानी नहीं आ पाता है। यहाँ पर विशाल मैदान पड़ा हुआ है। क्या है? ये विशाल मैदान पड़ा हुआ है। बात समझे? तो ऑस्ट्रेलिया का जो यूज का जगह है ना रहने के लिए उपयुक्त स्थान, तो ये उसका पूर्वी तटीय क्षेत्र है। जितने भी शहर बसे हुए हैं आदमी यहीं पर, लगभग 90% से भी अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ऑस्ट्रेलिया की इसी साइड पूर्वी तट में निवास करती है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए भाई, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज्योग्राफी की जब मैं आपकी क्लास लूंगा इसकी, तो बकायदे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। हाल ही में मर्रे और डार्लिंग दो नदियां भी हैं, है ना? बात समझ रहे हो? वो जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आएगा ना बहुत बढ़िया समझाऊंगा। चलो एक क्वेश्चन देखो सबसे पहले। हाल ही में 8 चीते किस देश से भारत लाए गए हैं? देखा होगा आप लोगों ने मोदी जी को, वो क्या है ना, कैमरामैन बन गए थे बढ़िया से कैप वगैरह लगा करके, है ना? अब फोटो वगैरह खींच रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। और अपने भारत में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में उनको लेकर के लाया गया है ना? लाया गया है चीतों को, है ना? तो भाई बताओ कि किस देश से लाया गया? क्वेश्चन ये है आपका, है ना? बताइए भाई सभी लोग। नामीबिया इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? नामीबिया। ये कहां पड़ता है सर? ये पड़ता है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप को और किस नाम से जानते हैं सर? इसको और दूसरे नाम से जानते हैं जिसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है सर? जिसे बोलते हैं नील नदी। तो नील नदी निकलती कहां से है सर? निकलती है विक्टोरिया झील से। इसका सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है सर? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा डेजर्ट, और यह विश्व का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। बात समझ गए? तो कहां से चीते लाए गए हैं? नामीबिया से। कहां लाए गए हैं? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? और भी कौन कौन से हैं? कान्हा है, पेंच है, इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान और भी हैं। स्वर्णिम पगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? बताइए भाई। अपना पड़ोसी ही है। बहुत तेज बोल रहे हो। अपना पड़ोसी है सर। सर हम जानते हैं म्यांमार को, जिसका पूर्व नाम क्या है? पहले क्या किस नाम से जानते थे हम इसको? वर्मा नाम से जानते थे। इसे स्वर्णिम पगोड़ा का देश कहा जाता है। ठीक है? और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहीं नेप्त्यावो मिलेगी, कहीं पर नेपीतो मिलेगी। क्या मिलेगी सर? नेपीतो। बात समझ गए? अपना पड़ोसी है। और एक दर्रा भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ता है, उसका नाम बताओ क्या है? नाम बता सकते हो? कमेंट करो, मैंने पढ़ाया ज्योग्राफी क्लास में, है ना? ये बताओ, लवणीय या फिर नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति का नाम क्या है? बताइए भाई। सर इसका नाम है हेलोफाइट। क्या नाम है इसका? हेलोफाइट। बात समझ गया? एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जहां नमकीनी समुद्री जल होता है, उसका नाम है हेलोफाइट। क्लियर हो? चलो भाई इस क्वेश्चन को करो। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन एवं वृक्ष से आच्छादित क्षेत्रफल की में वृद्धि की दृष्टि से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मतलब
आपसे ये नहीं पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वन और आच्छादित क्षेत्र में कौन सा राज्य है। वृद्धि की क्या लिखा हुआ, वृद्धि की दृष्टि से, मतलब किसमें एक साल में अधिक वृद्धि हुई है, किसमें, वनों में, क्षेत्रफल में अधिक वृद्धि हुई है। तो भाई साहब सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है ना, उसका नाम है सर आपका आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। ये बात क्लियर है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा आपका एमपी, अर्थात मध्य प्रदेश। यहाँ तक क्लियर। और एक क्वेश्चन मुझे आ गया, ये आंध्र प्रदेश से याद आ गया कि सब्जियों के मामले में कौन सा प्रदेश नंबर 1 में आया है, तो उसका उत्तर है सब्जियों के मामले में, सब्जी के उत्पादन, सब्जी के उत्पादन के मामले में आपका कौन सा प्रदेश आएगा नंबर 1 में? उत्तर प्रदेश आया है। किसको पीछे करके? आंध्र प्रदेश को। तो पहले नंबर में उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर में कौन है? आंध्र प्रदेश। क्लियर हो यहां तक? समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पलामू या फिर बेतला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सर बताएं इसका, इसका उत्तर होगा आपका झारखंड। क्या होगा सर? झारखंड। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व पाया जाता है? पलामू, बेतला। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पे स्थित है? तो इसके लिए मैं आपको इसको मैप से समझा सकता हूं सर। ऐसे समझिए, देखो ये जो पर्वतमाला है, ये है तुम्हारी विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। यहां से एक नदी निकली है और इस तरह से जाकर के कहाँ चली गई है? आपके अरब सागर में। ये क्या है आपका? अरब सागर। ये बात क्लियर। तो भाई ये जो नदी आई है विंध्याचल श्रेणी से, यहीं से निकलते हुए, और इसके बीच में एक और पर्वत श्रृंखला निकल गई है जिसे बोलते हैं सतपुड़ा। इसे क्या बोलते हैं? सतपुड़ा। और उसके नीचे से एक और नदी आई है जिसे हम बोलते हैं सर ताप्ती रिवर। तो ये एक न्यू रिवर है जिसका नाम है नर्मदा, और ये है आपकी ताप्ती। ये दोनों नदियां कहाँ आकर के गिरती हैं? ये आपकी गिरती हैं अरब सागर में। और जब गिरती हैं तो क्या निर्माण करती हैं? तो सर ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, जिसे एस्चुरी भी बोलते हैं। बात क्लियर है? एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। इसके अलावा और इसके बारे में जानना चाहो तो मध्य प्रदेश में धुआंधार नामक जलप्रपात कौन बनाती है? आपकी नर्मदा नदी बनाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। और ओमकारेश्वर बांध कहाँ स्थित है सर? नर्मदा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? बताइए भाई, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सर केंद्रीय सांख्यिकीय बोर्ड। क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइए। सर आप सभी जानते हैं, आपने सुना होगा दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी, इन्हें धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। इनकी अध्यक्षता में 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन भी हुए हैं। सन 1986 में, सॉरी सन 1886 में, सन 1893 में और सन 1906 में। जब सन 1886 में अधिवेशन हुआ था तो लॉर्ड डफरिन ने गॉर्डन भोज का आयोजन भी किया था। समझ रहे हो ना? गॉर्डन भोज का आयोजन भी किया था जिसमें कांग्रेस के सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। बात समझ रहे हो? इन्होंने ही स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अपने
अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता कर रहे थे जब, समझ रहे हो? तो कांग्रेस इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था 1906 में? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अध्यक्षता कहाँ पर कर रहे थे सर? तो कलकत्ता में कर रहे थे। और पहली वाली की कहाँ किए हैं? पहली वाली भी कलकत्ता में किए हैं। और जो एक ठो 1893 वाली अध्यक्षता की है वो कहाँ की है? तो वो किए हैं लाहौर में। क्लियर है पॉइंट? ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए भाई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो जो ये नाबार्ड है ना, बताइए, ये ग्रामीणों का बैंक है जिसे बोलते हैं, ये है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1982 में की गई। क्लियर है? समझ गए? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो कि हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है उपाध्यक्ष की बात, जिसका उत्तर है आपका अरविंद पनगड़िया। क्या उत्तर है सर आपका? इसका उत्तर है अरविंद पनगड़िया। क्लियर हो? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए के मूल्य को घटाना क्या कहते हैं? बताइए भाई। सर इसको बोलते हैं अवमूल्यन। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन। पहली बार अवमूल्यन सन 1949 में किया गया, फिर सन 1966 में किया गया, और फिर सन 1991 में किया गया। मुद्रा का सरकार ने 3 बार अवमूल्यन किया है। क्लियर है? ये 3 बार क्या हुआ है आज तक? हमारी सरकार ने मुद्रा का अवमूल्यन किया है। कब कब? सन 1949 में, 1961 में, 1966 में, माफ कीजिएगा, और 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर सन 1947 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए भाई। आपने सुना होगा नाम वित्त मंत्री के बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं के षटमुखम शेट्टी। इनके द्वारा ही भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाती है क्या कहते हैं? बताइए भाई। बताइए भाई। इसे बोलते हैं सर रिपो दर। क्या बोलते हैं सर इसको? रिपो दर। क्लियर हो ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? यह जो है ना, टीकाकरण की दृष्टि से हुई थी, और किसी महान पुरुष जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर ही प्रारंभ की गई थी। बताइए। तो सर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर सन 2014 में मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत किया गया था। ठीक है? एक इंद्रधनुष योजना है, एक मिशन इंद्रधनुष है, तो कंफ्यूज मत होइए। अब उत्तर 40 नंबर का बताइए।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम बोलते हैं नाटो, में कुल कितने सदस्य हैं? भाई जो नाटो है ना, इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें कुछ देश, उनकी संख्या तो आपको बतानी है, मिल करके एक संगठन बनाए हुए हैं कि अगर हम सब में से किसी के ऊपर भी आक्रमण होता है ना, तो हम सब मिल करके उस पे खिलाफ आक्रमण कर देंगे। बात समझे ना? अगर जो हम लोग के ऊपर अगर आक्रमण हो रहा है, मान लो 10 लड़के हैं, मान लो ये 3 लड़के हैं, ठीक है, 3 लड़के हैं, ठीक है, इन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा नाटो। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम में से किसी के ऊपर भी आक्रमण हुआ, ये एक नया लड़का आता है, ये क्या करता है, इन पर आक्रमण करने का कोशिश करता है। जब इन पर आक्रमण करेगा तो ये इन्होंने संगठन ऐसा बना रखा है कि अगर तेरे ऊपर मार हुई या फिर मेरे ऊपर मार हुई तो हम तीनों मिल करके मुकाबला करेंगे, है ना? तो भाई ये कुछ देश हैं जिन देशों की संख्या है सर 30। कितनी है सर? 30। ये 30 देश ऐसा संगठन बनाए हुए हैं नाटो का, जिसमें मिल करके किसी भी कार्य को सफलता से बनाएंगे और अंजाम देंगे। अगर नाटो की मुख्यालय की बात किया जाए तो नाटो का मुख्यालय सर बेल्जियम में एक स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं सर ब्रुसेल्स। क्या बोलते हैं? ब्रुसेल्स। यहां पर क्या है? नाटो का मुख्यालय है। बात समझ गए? नेक्स्ट वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? अभी स्टार्ट किया गया है, बताइए भाई कब मनाया जाता है? अभी से 26 दिसंबर से प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। मुद्रा राक्षक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भाई। तो सर मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम है विशाखदत्त। विशाखदत्त को मुद्रा राक्षस का लेखक माना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी की बात करें तो इसका मकबरा, अच्छा शेरशाह सूरी का युद्ध किसके किसके साथ हुआ था? जिसने कुछ समय तक बीच में ही राज किया था मुगलों के, बताइए। हुमायूं से युद्ध हुआ था। बिलग्राम या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था, एक चौसा का युद्ध हुआ था, है ना? और शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम बिहार में, ठीक है। इसका जो युद्ध हुआ था, एक हुआ था आपका चौसा का युद्ध, फिर एक हुआ था बिलग्राम का युद्ध, जिसमें से बिलग्राम के युद्ध में ये हार गया था और इसको हुमायूं ने पराजित कर दिया और फिर से मुगल वंश की स्थापना कर ली थी, है ना? तो क्लियर है यहाँ तक? अल्लाह रखा जाकिर हुसैन एवं किशन महाराज का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन और किशन महाराज का जैसे ही आपने नाम सुना होगा तो आपके मन में तबले की गूंज आने लगी होगी। तो आप लोग सभी जान गए होंगे इनका संबंध किससे है सर? तबला से। किससे है? तबला से है। क्लियर हो? चलो इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कहां से नौसेना में शामिल किया गया है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पहला भारतीय स्वदेशी निर्मित है। बताइए। तो आप सभी जान रहे हैं केरल में एक स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं कोच्चि। क्या बोलते हैं? कोच्चि। तो भाई कोच्चि से नौसेना में शामिल किया गया है।
तो अगर इसका नाम बात किया जाए तो इसका नाम है सर INS विक्रांत। क्या नाम है सर इसका? INS विक्रांत। बात समझ गए? ये इंपॉर्टेंट नाम इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की गहराई नापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताएं भाई। सभी जानते हैं कि गहराई मापने के लिए हैडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? हैडोमीटर। अगर हमें ऊंचाई मापनी हो तो अल्टीमीटर का यूज किया जाता है सर। किसका? अल्टीमीटर। अगर हमें घनत्व नापना हो तो डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें वायु दाब मापना हो तो सर बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलो और क्वेश्चन देखो। टॉर्च चिकित्सक सेविंग में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ये बताइए। टॉर्च में चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, या फिर सेविंग में जो आपके सामने शीशा लगा रहता है ना, आप दाढ़ी वाड़ी वगैरह सेट करवाते हैं, तो जो नाव होता है ना, बताइए वो किस दर्पण का यूज करता है? जिसमें आदमी ऐसे का कभी ऐसे मुंह बनाएगा, कभी ऐसे मुंह करता है, तो बताइए वो कौन सा दर्पण लगाया रहता है जिससे उसे आपका चेहरा साफ साफ दिखाई देता है और बड़ा बड़ा दिखाई देता है ना? क्योंकि क्या चाहेंगे वो लोग यही चाहेंगे कि आपका चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, जिससे वो आसानी से एक एक चीज कट कर दे आपकी, है ना? इसी प्रकार से चिकित्सक की बात की जाती है तो वो भी टॉर्च वगैरह में इस हर चीज में मतलब थोड़ा सा फैलाव हो जाए टॉर्च का, तो भाई किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आप सभी समझ गए होंगे कि सर ये अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। आप किस दर्पण की बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण। क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? बताइए भाई, बताइए सर, जल्दी बताइए। अच्छा, डीजे में नाचे हो, है ना? तो सर साउंड आपने देखे हैं, या फिर डीजे वगैरह, इनका कार्य यही होता है कि ये विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं कि ध्वनि ऊर्जा में चेंज करते जाते हैं, है ना? चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर के साक्ष्य मिले? तो सर आप सभी जानते हैं कि दयाराम साहनी नामक पागल व्यक्ति था। दयाराम साहनी, ये दूसरी दुनिया खोजता रहता था, तो इसलिए सर 1921 में खुदाई की और सर्वप्रथम हड़प्पा नामक शहर मिला। लेकिन नदी की बात करें तो आपसे नदी पूछा गया है, तो हड़प्पा नामक जो शहर है वो रावी नदी के तट पर। कहां पर से? रावी नदी के तट पर, है ना? और अगर बात किया जाए सन 1922 में एक राखल दास बनर्जी आदमी आया था। कौन? राखल दास बनर्जी। इसने सन 1922 में इसी प्रकार से खोज निकाला। एक रविंद्र सिंह बिष्ट भी है, एक यज्ञदत्त शर्मा भी है, एक रंगनाथ राव भी है जिसने रंगपुर लोथल वगैरह की, है ना? रविंद्र सिंह बिष्ट ने आपके धौलावीरा की। ये सब स्थान कहाँ पर है? गुजरात में। कौन कौन से? धौलावीरा, लोथल और रंगपुर। लोथल की बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता का क्या माना जाता है? सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है ना? तो ये सारे पॉइंट हमें आने चाहिए। राखीगढ़ी कहाँ का है? हरियाणा का है ना? तो अगर हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो आप जानेंगे कि ये कुछ इस प्रकार की आकृति की बना हुआ स्थान था, कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। सबसे पूर्वी बिंदु की ये सॉरी उत्तरी बिंदु है। सबसे नॉर्थ बिंदु की बात करें तो इसका नाम था सर मांडा। क्या नाम था? और सबसे यहाँ पर पूर्वी बिंदु की बात करें तो इसका नाम था सर आलमगीरपुर। क्या नाम था? आलमगीरपुर।
ये कहाँ पर था? ये आपका जम्मू कश्मीर में था, है ना। ये कहाँ पर था? मेरठ में था, है ना। और यहाँ पर सबसे अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये था सर दाइमाबाद। क्या था सर? दाइमाबाद। इसको बोलते हैं दाइमाबाद, है ना। ये कहाँ पर है सर? महाराष्ट्र पर है आज की डेट में, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर था आपका सूत का गेंडोर। क्या था? सूत का गेंडोर। ये कहाँ पर है? आज की डेट में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है सर? बलूचिस्तान। तो ये आपकी कुछ इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो ये सारे पॉइंट किसके हो गए? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के। एक क्वेश्चन और रह गया आपका, खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया? किसके किसके बीच लड़ा गया? तो देखो, सबसे पहले तुम बाबर को जानते हो कि अच्छा लड़ाकू योद्धा था। सन 1526 से इसने लड़ना प्रारंभ किया था। 1527 में फिर 1527 से 1528 में एक अलग युद्ध लड़ा। 1529 में इसने फिर एक युद्ध लड़ा और 1530 में इसकी क्या हो गई सर? मृत्यु हो गई तो जो 1526 में लड़ा उसको बोलते हैं सर पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। 1527 में सर इसका युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध, ठीक है। और 1528 में सर इसने जो लड़ा युद्ध उसे बोलते हैं हम चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और 1529 में इसने लड़ा सर घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो 1526 में जो पानीपत का युद्ध लड़ा वो बाबर ने किससे लड़ा? वो आपका बाबर ने लड़ा इब्राहिम लोदी से। किससे? इब्राहिम लोदी। अब ये आ गया खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध इसने लगा था राणा सांगा, राणा सांगा, ठीक है। चंदेरी का युद्ध इसने लड़ा था सर मेदनी राय से। किससे? मेदनी राय। और घाघरा का युद्ध इसने लड़ा था सर अफगानों से, है ना। तो जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है सुबह से, तो सबसे पहले पानी पीता है। पानी आप पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? पानी पिलाएंगे भाई। फिर इसके बाद अब थोड़ा दोपहर हो गई तो उसको भोजन भी कराएंगे। भोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? भोजन कराएंगे। भोजन कराने मतलब खाना खिलाएंगे, ठीक है। खाना खिलाने के बाद क्या आप उसको चाय नहीं पिलाएंगे? अब शाम हो गई है, आराम आराम हो गया भाई साहब, अब शाम हो गई, अब चाय वाय पिएगा कि नहीं पिएगा? अब बहुत देर हो गई मेहमानी, अब कहते जाओ घर भैया, कितनी देर घर में बैठे रहोगे? तो उसको क्या कर देंगे कि हम कहते हैं कि जाइए भैया घर, तो वो घर चला जाएगा। बात समझ गए? तो भाई सबसे पहले पानी पिलाया हमने, फिर खाना खिलाया हमने, फिर चाय पिलाया हमने, फिर वो घर चला गया। और घर जाते ही तुमने खाने में मिला दिया था जहर, तो बेचारा मर गया। बताओ याद हो गया कि नहीं याद हो गया? 1526 में पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध। 1527 में सर खाना खिलाया मतलब खानवा का युद्ध। 1528 में सर चाय पिलाई, शाम हो गई है, चाय में मिला दिया तुमने जहर की, बहुत भैया इसने मेहमानी कर लिया, अब तो जाए। अब 1529 में वो घर निकल गया। अब 1530 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बोलो भाई, समझ में आया? समझ गया या नहीं समझ गया? तो ये था सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखिएगा, है ना। ये आपके क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया था मैं आपके सामने। बोलिए भाई, समझ में आया है ना? इसी प्रकार से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। हम लोग आपके लिए नया से नया, अच्छा से अच्छा कंटेंट इसी प्रकार से लेकर के आते रहेंगे। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।